दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिसमय के बारे में, जो कि ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अभिसमय संविधान के विकास में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। ब्रिटेन में राजतंत्र का लोकतांत्रिकरण अभिसमय के द्वारा ही हुआ है। तो अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि अभिसमय शब्द का अर्थ क्या होता है। अभिसमय शब्द का मेन अर्थ होता है निश्चय या फिर समझौता। मतलब अभिसमय ऐसे सम्मेलन को कहा जाता है जिसमें किसी एक ही उद्देश्य को लेकर चर्चा हो। अभिसमय का सीधा संबंध संविधान के साथ किया गया है, जिसका मतलब है कि अभिसमय संविधान का वो आधारभूत अलिखित नियम है जिनसे शासन का संचालन होता है। प्रोफेसर ऑक के अनुसार अभिसमय उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के केवल नियम होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। मतलब इस परिभाषा के अनुसार अभिसमय अलिखित है। अभिसमय शासन संचालन की आधारशिला है। अभिसमय लंबे समय से प्रचलित रीति रिवाज और परंपरा है, और इसके साथ साथ ही अभिसमय कानून से मान्यता प्राप्त नहीं है। तो राजनीतिक अभिसमय ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। डायसी सबसे पहले विद्वान थे जिसने संविधान में अभिसमय शब्द को लोकप्रिय बनाया। वास्तव में अगर देखा जाए तो अभिसमय इंग्लैंड के संविधान का प्राण है, क्योंकि इसी के आधार पर वहां का संविधान अलिखित होते हुए भी संसार के दूसरे संविधानों से ज्यादा कार्यशील है। प्रोफेसर जे.एस. मिल अभिसमयों को संविधान का अलिखित सूत्र मानते हैं, और वहीं डायसी के अनुसार अभिसमय संविधान की निरूढ़ियां हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये व्यवहार के ऐसे नियम हैं जो राजा, मंत्रियों और शासन के दूसरे पदाधिकारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन फिर भी वो कठोरता के साथ कानून की श्रेणी में नहीं आते। अब वहीं जेनिंग्स का कथन है कि अभिसमय कानून से बाहर के नियम हैं, जो कानून के प्रतिकूल तो नहीं है, लेकिन कानूनों ने उन्हें मान्यता भी नहीं दी है, और जिनकी व्याख्या कानूनों के समान छोटे रूप से की जा सकती है। ऐसे नियम बहुत सारे अधिकारियों द्वारा बनाए गए थे, और संसद में जब भी इन पर वाद विवाद होता है तब इन नियमों की दुहाई दी जाती है। इन नियमों को कई नामों से जाना जाता है, लेकिन अब जनरली इन्हें संवैधानिक अभिसमय कहा जाता है। अब अगर हम देखें तो वास्तव में ये राजनीतिक नैतिकता के नियम हैं, जो कानून की तरह पवित्र तो होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें न्यायालयों में लागू नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं अभिसमय की विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता है कि ये लिखित नहीं होती, ये विकास का परिणाम होती है, इन्हें परिस्थितियां जन्म देती हैं। दूसरी विशेषता ये है कि ये लगातार बदलती रहती हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। और तीसरी विशेषता ये है कि ये बाद में जाके ये कानूनों की तरह संविधान का अंग बन जाती है, क्योंकि चिरकाल से व्यवहार में आने के कारण लोगों की इनके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, और फिर यही वजह होती है कि इनका विरोध करना उचित नहीं माना जाता। चौथी विशेषता है कि इन्हें न्यायालयों में कानून की तरह ही लागू नहीं किया जा सकता। और पांचवी विशेषता ये है कि इनका जन्म संविधान को सरलता से लागू करने के लिए और सुविधा के लिए होता है, लेकिन फिर आगे जाके क्या होता है कि ये व्यवहार में नियमों का रूप धारण कर लेती हैं, और फिर इनका निरंतर यानी लगातार पालन किया जाता है। अब देखते हैं कि अभिसमय और कानून में क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर है अभिसमय अलिखित होते हैं लेकिन कानून लिखित होते हैं। दूसरा अंतर है अभिसमय का जन्म परिस्थितियों के अनुसार होता है, और ये विकास के फल होते हैं जो आगे जाके कानून बन सकते हैं, और वहीं कानूनों का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है। तीसरा अंतर है न्यायालय इन्हें मान्यता नहीं देते, जबकि कानूनों को न्यायालय द्वारा मान्यता दी जाती है। चौथा अंतर है इन्हें शक्ति द्वारा यानी अभिसमय को शक्ति द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, जबकि कानूनों को शक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है। पांचवा अंतर है अभिसमय का विरोध करने पर दंड नहीं मिलता, लेकिन कानून का विरोध करने पर दंड मिलता है। छठा अंतर है कि अभिसमय स्पष्ट नहीं होते, इनमें लगातार बदलाव होता रहता है, जबकि कानून स्पष्ट और स्थायी होते हैं। सातवां अंतर है संसद किसी भी अभिसमय का कानून द्वारा अंत नहीं कर सकती, लेकिन कानून को संसद समाप्त भी कर सकती है। तो दोस्तों, इतना अंतर होने के बावजूद भी अभिसमय को एक आदर की दृष्टि से देखा जाता है। दोनों को समान रूप से मान्यता दी जाती है, जो सभी देशों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और जिनका लगातार पालन करने से ये सरकार का अंग बन जाते हैं, क्योंकि इनके बिना संविधान को संचालित करना असंभव सा हो जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि अभिसमयों का पालन करना पड़ता है। तो अभिसमयों का आधार नैतिकता है, और इसका उल्लंघन करने पर जनता संसद पर अविश्वास प्रकट करती है, इसलिए उसे हटा भी सकती है। अभिसमयों का पालन कुछ खास कारणों की वजह से होता है। तो पहला कारण है अभिसमयों के पीछे वास्तविक सत्ता जनमत का बल है। इनका पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जनता की मांग है।
प्रोफेसर लॉवेल के अनुसार अभिसमयों की मान्यता का आधार परंपराओं की क्षमता और जनमत की शक्ति है और परंपराओं की मान्यता इसलिए दी जाती है क्योंकि वो नैतिकता की संहिता है। दूसरा कारण है अभिसमयों के उल्लंघन से कानून का उल्लंघन संभव है। जैसे क्या होता है कि अगर संसद का जो अधिवेशन है वो वर्ष में एक बार भी नहीं बुलाया गया तो क्या होगा कि जो सैनिक अधिनियम का समय है वो समाप्त हो जाएगा और टाइम खत्म होने से क्या होगा कि जो सेना है वो अवैधानिक हो जाएगी। सरकार का इन पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। इसके साथ साथ ही दूसरा वार्षिक बजट पास न होने की वजह से सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा सकेगा, जिसकी वजह से क्या होगा सारी शासन व्यवस्था का अंत हो जाएगा। तीसरा कारण है प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए परंपराएं आवश्यक है, इसलिए प्रशासक वर्ग खुद इन्हें मान्यता प्रदान करता है। चौथा कारण है इनकी व्यवहारिक उपयोगिता भी है, क्योंकि अगर संसद के अविश्वास पर मंत्रिमंडल इस्तीफा न दे तो क्या होगा, प्रशासन पूरी तरह असफल हो जाएगा क्योंकि संविधान स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि मनुष्य द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पांचवा कारण है अभिसमयों का पालन। इंग्लैंड के एक तंत्र और राजतंत्रीय शासन पद्धति के अंदर वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए अभिसमयों का पालन करना जरूरी है। इसीलिए अभिसमयों ने सरकार के अंगों के बीच सहयोग स्थापित किया है। अब प्रोफेसर न्यूमैन लिखते हैं कि अभिसमयों का पालन इसलिए नहीं होता क्योंकि ये राज्य की सर्वोच्च विधि है, बल्कि इसलिए होता है कि उनका संबंध संवैधानिक सरकार और प्रजातंत्र से है जिनसे सभी ब्रिटिशवादी सहमत हैं। अब बात करते हैं कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व क्यों है। क्योंकि अभिसमय शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ स्वरूप प्रदान करता है, क्योंकि परंपराएं न सिर्फ संविधान का संचालन करती हैं बल्कि वो संविधान और शासन को श्रेष्ठ स्वरूप भी प्रदान करती हैं। जैसे एक परंपरा है कि प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होने चाहिए और इसी परंपरा की वजह से कानून बनाने की प्रक्रिया में जल्दबाजी की आशंका नहीं होती। ब्रिटेन में विरोधी दलों की पूरी मान्यता अभिसमयों पर आधारित है और इसी वजह से शासकीय दल अपनी सीमाओं में बंधा रहता है और विरोधी दल शासन के कार्य में योगदान देता है। दूसरा महत्व है संविधान के विकास में सहायक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संविधान के विकास में सहायक कैसे हो सकता है। तो देखो, ब्रिटेन ने है ना संवैधानिक मार्ग पर अपनी जो यात्रा थी वो निरंकुश राजतंत्र से शुरू की थी और वर्तमान में वहां पर लोकतंत्रीय व्यवस्था है। संविधान के इस विकास का कुछ श्रेय जहां मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स जैसे कुछ अधिकार पत्रों को दिया जा सकता है, वहीं ज्यादातर राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण परंपराओं के द्वारा हुआ है। तीसरा महत्व है अल्पमत के अधिकारों की सुरक्षा। एक्चुअली रियलिटी में ब्रिटेन में जनता का शासन बहुमत का शासन है और इंग्लैंड की परंपराएं हैं कि शासन अल्पमत का सम्मान करता है, इसलिए वहां पर बहुमत और अल्पमत में कभी भी संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होती। और चौथा महत्व है संविधान को कार्य रूप प्रदान करना। तो अभी समय की जो परंपरा है वो न सिर्फ संविधान के विकास में सहायक सिद्ध हुई है बल्कि उसे कार्य रूप भी प्रदान करती है, क्योंकि ब्रिटेन में सम्राट कानूनी संप्रभु है और मंत्रिमंडल, संसद और अन्य में जनता राजनीतिक संप्रभु है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि विशुद्ध कानूनी दृष्टिकोण को अपनाने पर शासन के विभिन्न पक्षों में मतभेद पैदा हो जाएगा। इसलिए एक परंपरा है कि सम्राट मंत्रिमंडल की सलाह को मानता है और इसी परंपरा की वजह से कानूनी संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु में सामंजस्य बना हुआ है। और पांचवा महत्व है राष्ट्रमंडल और जन संप्रभुता को सफल बनाना, क्योंकि ये अभिसमयों की वजह से ही संभव है कि परिवर्तित परिस्थितियों में भी सम्राट के प्रति राष्ट्रमंडलीय राष्ट्रों की अपार श्रद्धा है। और यही वजह है कि इंग्लैंड में जन संप्रभुता को सफल बनाने का श्रेय अभिसमयों को ही दिया जाता है। तो इस तरह से ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का यानी अभिसमयों का बहुत ज्यादा महत्व